और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुष्पराज जैन पंपी के घर पे जाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के एमएलसी और फिलहाल कई दस्तावेज भी आईटी की टीम ने कब्जे में ले लिया है। और कन्नौज में पंपी के घर पे पिछले कई दिनों से छापे पड़े थे और न्यूज 18 के अमित सिंह की यह खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुष्पराज जैन पंपी, माफ कीजिएगा, और इस वक्त उनकी फैक्ट्री पे अभी भी छापेमारी। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। पुष्पराज जैन को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त अमित मिल रही है। या बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और तकरीबन आधे दर्जन पुलिसकर्मी सुबह 9 बजे उन्हें कन्नौज से कानपुर लेकर आया है। यही बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल इस वक्त चौथे दिन रेड लगातार जारी है। उनकी पुष्पराज जैन के भाई जो है उनसे भी पूछताछ हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने काफी संख्या में दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया है। वही दस्तावेज जो फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं, उसके बाद पूछताछ लगातार पुष्पराज जैन और पंपी जैन से लगातार पूछताछ की जा रही थी। और बताया जा रहा है कि आज सुबह सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी पंपी जैन को लेकर सीधे कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। जी अमित, क्या माना जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उस दस्तावेज में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब ये जरूरी है कि उनसे पूछताछ हो और यही वजह है कि फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए, जाहिर तौर पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कहीं छापेमारी करते हैं तो उनके पास कोई क्लू होता है, तभी छापेमारी होती है। और छापेमारी जब इतने लंबे समय तक चल जाती है, 4 दिन तक चल गई है, चौथा दिन आज वेट का है, तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स के अधिकारियों को कुछ ना कुछ क्लू मिलते जाता है, कुछ ना कुछ एविडेंसेस उनके पास आते जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेट लंबा खिंचता चला जाता है। आज चौथे दिन भी लगातार जब वेट जारी है और कुछ दस्तावेज के साथ पंपी जैन को जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी कन्नौज से लेकर कानपुर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उस दस्तावेज में जरूर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स के अधिकारियों को ऐसा गलत दिखा होगा, जिसके बाद उस दस्तावेज को कब्जे में लिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है पंपी जैन को, सूत्र ये बता रहे हैं। और जाहिर तौर से अब लगातार जो मुश्किल जो सवाल होंगे इनकम टैक्स के अधिकारियों को, उन सवालों के जवाब देने होंगे। और अगर उन सवालों के जवाब पंपी जैन सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो ये हिरासत गिरफ्तारी में भी तब्दील हो सकती है। अमित, इस वक्त की बड़ी जानकारी में अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हिरासत में पंपी जैन को ले लिया गया है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि जब से छापेमारी चल रही है, जब से ये कार्रवाई हो रही है, सियासत भी इस मामले पे खूब जमकर। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से एक बार कड़ा ऐतराज जताया जाएगा जब हिरासत में ले लिया गया है तो? देखिए, 11:30 बजे जो ऑफिशियल टाइम है कि अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जब रेड शुरू हुई थी 4 दिन पहले, उस दिन भी कन्नौज में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए हमला किया था और कहा था कि बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ही ये सब रेड करवा रही थी, चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। तो जाहिर तौर पर जब अभी पंपी जैन जो कि विधायक है समाजवादी पार्टी के, जब उन्हें इनकम टैक्स के अधिकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें कानपुर लेकर आ रही है कन्नौज से, जो सवालों का दौर जो है वो लगातार इनकम टैक्स अधिकारियों का जारी रहेगा। वो लगातार सवाल पूछेंगे और कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिया है इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हो सकता है कि अखिलेश यादव सीधे मोर्चा संभाले और सीधे वो एक बार फिर हमलावर हो बीजेपी पर। देखना हुआ कि 11:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित, इस बीच अब हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल दिल्ली से है और दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, आबकारी से रिलेटेड ये है। और बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना दिया गया है और इसको लेकर चक्का जाम। इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। NH9 पर फिलहाल ये जाम की स्थिति, आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। और फिलहाल उसके वजह से जो परेशानियां आम लोगों को आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना दिया गया है, ये आरोप है बीजेपी का और यही वजह है कि चक्का जाम। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते NH9 पर लंबा जाम लग चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए चोरी बचाने का दावा किया और बीजेपी की बौखलाहट इसे बताया है। टीवी स्क्रीन पर आपके 2 तस्वीरें, चक्का जाम,
बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जैम की तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी नीति के विरोध में ये धरना प्रदर्शन, और फिलहाल कुछ आम लोगों को भी दिक्कतें आ रही है। NH9 पूरी तरीके से जैम हो चुका है। वहां जैम की स्थिति की वजह से परेशानियां बहुत हद तक लोगों की बढ़ गई है, लेकिन ये टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें बता रही है कि अब फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आबकारी नीति को और दिल्ली को शराब नगरी में तब्दील करने को लेकर बेहद नाराज हैं, बेहद खफा हैं, और यही वजह है कि इस तरीके से जैम की स्थिति। चंदन हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, ये तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि शराब को लेकर कितनी नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन इस बीच के आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आज के चक्का जाम के बाद कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे और ये आंदोलन बंद नहीं होगा। मुख्य मांग ये है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति में बदलाव हुआ है और हर एक वार्ड में जिस तरह से शराब के ठेके मंदिर या स्कूलों के पास खोले गए हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी का आरोप है, उसे बंद किया जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो 9 बजे सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने चक्का जाम किया। और हम बात करें अक्षरधाम मंदिर के चौराहे की तो ये दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। 10:30 बजे तकरीबन ये खुल पाया। 1.5 घंटे तक पुलिस मशक्कत करती रही, जिरा करती रही कि ये व्यस्त समय है, ऑफिस का समय है, लोग फंसे हुए, लोगों में भी नाराजगी दिखी। लेकिन आखिरकार 10:30 बजे दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से हटे। 10:15 बजे करीब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। उसके बाद ये सड़क खाली हो पाई है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ देर पहले कि अभी जो आम लोग हैं जो ऑफिस जाने के लिए निकले थे, वो उनके लिए क्या ट्रैफिक सुचारू फिलहाल अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें भी ताजा हैं, क्योंकि अभी सड़क खुली और हजारों गाड़ियां पीछे फंसी हुई हैं, तो गाड़ियों को निकलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि जो जाम था वो 9 बजे से 10:30 बजे तकरीबन सड़क बंद थी। और इस दौरान जो है चारों तरफ सड़क पे हम देखते थे, पूर्वी दिल्ली की तरफ हो या इंदिरापुरम की तरफ या सेंट्रल दिल्ली की तरफ से आने वाली गाड़ियां हो, हर एक तरफ बड़ा जाम लगा हुआ था। इसलिए जाम को फ्री होने में भी कम से कम आधे से 1 घंटे तक का वक्त लग सकता है। चंदन, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार मैं फिर आपके साथ जुड़ती हूं, लेकिन इस बीच एक एक करके हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3500 करोड़ की चोरी रोक दी है। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफिया की जेब में जाता था। ये आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट के जरिए। इस वक्त ट्वीट की बड़ी बातें हम बता चुके हैं। और तेजिंदर सिंह बग्गा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है? देखिए, केजरीवाल जी बौखला गए हैं। आज की जो चक्का जाम है भारतीय जनता पार्टी का, उसको जो सफलता मिल रही है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है। और अब मैं कह रहा हूँ कि आप छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए। दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन 1000 मोहल्ला ठेके खोल दिए। दिल्ली में आप दिल्ली का एक कोना से आखिरी कोने तक अगर जाते हो तो 30-35 किलोमीटर में पूरी दिल्ली खत्म हो जाती है। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर 1000 ठेके खोलना, मतलब हर मोहल्ले के अंदर जो इन्होंने कहा था क्लिनिक खोलेंगे, हर मोहल्ले के अंदर ठेका खोल रहे हैं। वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है? मैं तो बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, वहाँ पे उनके आसपास रहने वाले लोगों की राय लीजिए और दिखाइए। केजरीवाल जी की जब सरकार आई इससे आपको ध्यान होगा, एक तस्वीर हम सभी को याद है और यकीनन दर्शकों को भी ध्यान होगा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली ही वो शहर जहाँ पे हमने देखा कि शराब के लिए लंबी लाइन में लोग लगे हुए थे। लेकिन इस बीच जो मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम, उनकी दलील है कि 3500 करोड़ की चोरी हमने रोक दी है। तो 3500 करोड़ की मतलब चोरी 6 साल से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी जब तक सड़क पे नहीं आई, प्रदर्शन नहीं आया, वो चुप क्यों रहे? क्यों नहीं उन्होंने 3500 करोड़ की चोरी के बारे में, पिछले 6 साल से वो सत्ता में है, उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की, कुछ उस पर एक भी बयान दिया हो? वो क्यों इंतजार करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी, प्रदर्शन करेगी और मैं ये बयान दूंगा? तो 6 साल में वो 3500 करोड़ की चोरी के बारे में क्यों नहीं बोले? जवाब दे आज। हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि जनता से पूछिए जहाँ पे ये ठेके खुल रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह का कोई भी फैसला होगा दिल्ली की जनता से रायशुमारी की जाएगी। अगर दिल्ली की जनता कहेगी तब वहाँ पे वो खुलेगा, नहीं तो वो ठेका नहीं खुलेगा।
मैं वो भाषण की क्लिपिंग आपको भेज देता हूँ, आप चला बिल्कुल दीजिए। सही याद दिलाए, ये हम सबको ध्यान है, चुनावी मंच से इस तरीके की बातें होती रही है कि बिना रायशुमारी हम कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन बीजेपी का स्टैंड अब क्या रहने वाला? बीजेपी के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आज तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये अपने फैसले में तब्दीली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इससे परेशान है। हर मोहल्ले के अंदर, हर आप ये लगा लो सोसाइटी के अंदर ठेके खोले जा रहे हैं। वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है? वहाँ से महिलाएं निकल नहीं सकती है। जिस तरीके की वहाँ पे स्थिति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और इस फैसले को जब तक वापस नहीं लिया जाता ये संघर्ष चलता रहेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जेल जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार के स्तर पे कहीं भी इस तरीके से उनके रुख में हमें नरमी नहीं देखने को मिल रही है या कोई तब्दीलियां नहीं देखने को मिल रही है जिससे लगे कि ये फैसला वापस लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल फैसला वापस लेने का मजबूर किया जाएगा। यही केजरीवाल जो पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे और पूरी दिल्ली में शराब की नदियां बहाना चाहते हैं। हाँ। उनका चेहरा दोगला चेहरा बताता है कि ये दिल्ली को तो नशा से युक्त करना चाहते हैं और पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ूंगी, फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जैम की स्थिति से लोग जूझते हुए, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के सीएम और बाकी मंत्रियों का भी घेराव होगा। और अभी हमारे साथ तेजिंदर जी जुड़े हुए थे, उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर ये अपने फैसले में बदलाव नहीं लाते हैं तो हम इस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में नए शराब के ठेके खोल रहे हैं और वो रिहायशी कॉलोनी, वो स्कूल और धार्मिक स्थलों के नजदीक हैं। ये जो नई शराब नीति है दिल्ली के अंदर, जो केजरीवाल सरकार लाई, दिल्ली को बर्बाद करने वाली है। आज पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरडब्ल्यूए के सदस्य और दिल्ली की जनता इस नई शराब नीति के विरोध में दिल्ली को चक्का जाम कर रही है। जब तक दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर नई शराब नीति को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वाकई आम आदमी के लिहाज से भी आप देखिएगा तो परेशानी ये बहुत बड़ी है अगर हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुल जाए। लेकिन इस बीच आज की ये तस्वीर और सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार अपने फैसले में तब्दीलियां ना लाए। हालांकि प्रदर्शन की वजह से NH-9 पूरी तरीके से जाम हो चुका है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका है और जाम लगने की वजह से जो रोजमर्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतें आ रही है, उनको परेशानियां आ रही है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता फिलहाल डटे हुए हैं। उनका एक सुर में यही कहना है कि आबकारी नीति को लेकर बदलाव करिए। अगर ये आप हर गली मोहल्ले में ठेके खोलेंगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके नेतृत्व में फिलहाल ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच जो जैम की स्थिति है वो NH-9 पर जैम की स्थिति बनी हुई है। परेशानी बहुत बड़ी है क्योंकि वादा इस तरीके से नहीं किया गया और वक्त वक्त पे ये भी कड़वी सच्चाई है। हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद किस तरीके से लंबी लाइन लगी थी शराब के ठेकों पर। इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता क्या कहते हैं, सुनिए आप। और फिलहाल उन्हें हिरासत में, यानी आदेश गुप्ता को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। ये पुलिस की टीम आपको दिख रही है, पुलिस की टीम ने बाकायदा उन्हें हिरासत में ले लिया है क्योंकि जैम की नौबत आ गई थी और जैम कंट्रोल हो सके और कहीं कोई परेशानी ना बढ़े, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उग्र ना हो, इसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। ये हिरासत में लेने की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी नीति के विरोध में यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन जारी था। लेकिन इस बीच अपडेट कर दूं मैं खबर आपको, अपडेटेड खबर यह है कि फिलहाल आदेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की टीम उनको हिरासत में लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच हम जिस भी बीजेपी के लीडर से बातचीत कर रहे हैं, उनका सीधे सीधे दो टुक यही कहना है कि ये गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में, हर सोसाइटी में शराब के ठेके हम नहीं खुलने देंगे। देश की राजधानी दिल्ली को हम शराब नगरी नहीं बनने देंगे। ये बीजेपी का दावा है, ये बीजेपी की दलीलें हैं। लेकिन इस बीच डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट आता है उसमें वो कहते हैं कि हम तो चोरी रोक रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो
वादे किए गए थे, उस वादे के मुताबिक कहीं भी ये नहीं था कि दिल्ली में शराब के इतने ठेके खुल जाएंगे। हर गली मोहल्ले में जहां हॉस्पिटल का, मोहल्ला क्लिनिक का दावा किया गया था, वहां इस तरीके से शराब बेचे जाएंगे। हालांकि इस बीच हम तस्वीरों पे भी फोकस करें। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से ये लाइव तस्वीर इस वक्त मिल रही है। NH9 पे जैम की वजह से बुरी स्थिति, लोग फंसे हुए हैं, उन्हें ऑफिस जाने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अब अगर आबकारी नीति ये कहती है कि हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुल जाए, शराब की दुकानें खुल जाए, तो उस पे ये हंगामा स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है, क्योंकि हम तो अभी ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। शराब को लेकर बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं और लोगों के सड़कों पे आने से परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। और आने वाले दिनों में संभवतः ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शराब को लेकर इस तरीके से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि हर जगह पे, जहां मंदिर हो वहां भी शराब बिके, जहां हॉस्पिटल हो वहां भी शराब बिके। और इस तरीके से ही ये बीजेपी का दावा है, ये बीजेपी की दलीलें हैं। अभी तेजिंदर बग्गा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था और बाकायदा उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इन बातों पर फोकस भी किया कि हम ये नहीं सहने वाले हैं। और अगर ऐसी बातें थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं तो क्यों इन बातों को दोहराई जा रही है कि हम चोरी बचा रहे हैं? आबकारी नीति आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली की सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से लाई गई है और उसी आबकारी नीति को लेकर फिलहाल हो हंगामा, ये धरना प्रदर्शन। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश गुप्ता को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है, क्योंकि NH9 जो है वो पूरी तरीके से जाम में है। और यहाँ पे ये देखिए कई किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतारें और इस बीच फंसे हुए आम लोग जिन्हें अपने दफ्तरों तक पहुंचना है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, इस बीच हम अब 3 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं और बीजेपी के जिस भी लीडर से हमारी बातचीत हो रही है उनका एक सुर में 2 टुक यही कहना है, आबकारी नीति बदलिए नहीं तो हम सड़कों पर डटे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आदेश गुप्ता ने कहा है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा बाकी जो मंत्री हैं उनके आवास का घेराव करेंगे और वो चाहते हैं कि इस आबकारी नीति को बदल दिया जाए, इसे वापस लिया जाए। लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो उनका सीधा कहना कि दिल्ली में जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर के दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में कंपटीशन होता है, रेवेन्यू लॉस होने का डर होता है, वही डर आबकारी विभाग को भी होता है कि अगर यहाँ पे थोड़ी नरमी ना दी जाए, ढील ना दी जाए, तो दिल्ली सरकार को भी ये डर होता है कि इससे रेवेन्यू का बड़ा लॉस हो सकता है। हाँ। इसलिए ऐसी नीति बनाई जाती है ताकि उसके रेवेन्यू का नुकसान ना हो। बाकी जो बातें हरियाणा और खास करके यूपी की बात करें, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की, तो अगर दिल्ली में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी तो आबकारी से जो भी इनको शराब के बिक्री से रेवेन्यू की प्राप्ति होती है उसमें कमी आ सकती है। इसलिए अब दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। वहीं मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जो शराब दिल्ली में बिक रही थी उसमें टैक्स की चोरी हो रही थी या फिर उसमें बीजेपी चोरी चल रही है। स्पोकपर्सन, प्रवक्ता है बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। चंदन, मैं आपका रुख करूंगी। ममता जी, ये जो बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हमें कब तक देखने को मिलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की सरकार, जरा सा भी उनके रुख में कोई तब्दीलियां हमें देखने को नहीं मिल रही है। उनका सीधा स्टैंड है कि नहीं, हम तो ये रखेंगे। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो बहुत ही चिर निंद्रा में सोए हुए हैं और अपनी राजनीति और अपना चेहरा चमकाने से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। आज पूरी जो दिल्ली है वो सड़कों पर है, जो पूरी की पूरी भाजपा है वो दिल्ली की सड़कों पर है सुबह से, और स्वयं लोग कार्यकर्ता भी बहुत परेशान है। लेकिन ये दिल्ली के आने वाले भविष्य के लिए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए ये कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चक्का जाम इसीलिए कराया गया है कि मिस्टर केजरीवाल अपने सरकारी कोष को भरने के लिए कोई भी दूसरा तरीका खोज सकते थे, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते थे, हजारों तरीके हैं रेवेन्यू जनरेशन करने के, लेकिन उन्होंने क्या चुना? शराब बेचना। बिल्कुल ममता जी, एक सच्चाई ये भी है कि ये सच है कि राजस्व की बढ़ोतरी होती है शराब की वजह से, लेकिन इसी देश में कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, बिहार, गुजरात, जिन्होंने पूरी तरीके से शराब पे पाबंदी लगा दी। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शराब, अगर जिस प्रकार से मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं कि हजारों ठेके में गली मोहल्ले नुक्कड़ में खोल दूंगा, स्कूल के बगल में, पार्क के बगल में, मंदिर के बगल में, आप सोचिए कि क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना बढ़ जाएगा। अगर एज अ वुमन मैं सोचूं तो रात के 3-3 बजे तक वो कहते हैं हम शराब के ठेके खुले रखेंगे, खुली शराब बिकेगी, मतलब उनको सिर्फ अपना पोस्ट करना है और उसके बाद एडवर्टीजमेंट देनी है। उनको ये चिंता नहीं है कि दिल्ली बर्बाद होएगा, दिल्ली का युवा बर्बाद होगा। युवा अगर शराब पी के लड़के भटके लटके, कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की क्राइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसे भी प्रदेश
शराब से, क्योंकि शराब इस देश में अभी नासूर की तरह काम कर रही है। शराब और नशा मुक्त भारत की हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हाँ। केजरीवाल जी के लिए मुझे सोच के बहुत दुख होता है कि अच्छा, कितना यहाँ पे ममता जी, आप लोग तो पार्टी के स्तर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसी भी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से देखी है जहाँ आम लोग सड़कों पे उतर जाते हैं शराब नीति को लेकर कि हमें अपने आसपास शराब जैसा माहौल नहीं चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं खुद सड़क पर हूँ सुबह से 8:30 बजे से, और मैं जिस तमाम लोगों से जिनसे मिल रही हूँ, लोग बसों से उतर के हमारे पास आ रहे हैं, खासतौर पे माताएं बहनें, और बोल रही हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कई लोगों ने मुझे आके बोला कि मेरा पति शराब की वजह से मर गया, मेरा बड़ा बेटा शराब पीता है, ये मिस्टर केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्यों हमारा दुख नहीं सोचते। एक महिला ने आकर के टीटीसी बस से उतर के बोला कि दीदी मेरा बेटा मुझे मारता है अगर मैं उसको पैसे नहीं देती हूँ शराब। बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है जिससे हम सबको रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन ममता जी, मैं आपसे एक और पॉइंट समझना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खड़े होकर शराब नीति बनाते हैं, आबकारी नीति बनाते हैं, और पंजाब चुनावी प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। ये विरोधाभास बयान में। देखिए मिस्टर केजरीवाल के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली को सब्जबाज दिखाकर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर 2 बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर चुके हैं। दिल्ली को छोड़ के अबेंडन करके वो पंजाब पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए, वहां पर बोलते हैं शराब मुक्त करूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वच्छ जल दूंगा। आप यहाँ दिल्ली में देखिए, शिक्षा के नाम पर इनके जितने भी स्कूल है वो बर्बाद है, बंद है, मोहल्ला क्लिनिक बंद है, ऑक्सीजन और बिना मेडिकल फैसिलिटी के। हमने देखा कि कोविड की दूसरी लहर में कितने लोग मरे हैं। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर केजरीवाल को ये दिखाई देता है कि दिल्ली में शराब बेचो, पैसा इकट्ठा करो, दिल्ली को मारो, बर्बाद करो, और उस पैसे से जा करके दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ो और वहाँ की जनता को भी भ्रमित करो। तो आपने सही बोला कि दिल्ली में इस वक्त तो चंडीगढ़ में, दिल्ली से निकल करके चंडीगढ़ के किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए होंगे और वहाँ पर सब्जबाज लोगों को दिखा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि देखें सच्चाई और देखें किस प्रकार से दिल्ली की जनता आज ममता जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के साथ हाथ मिला करके सड़कों पे आई है और केजरीवाल जी का विरोध कर रही है कि जिस तरीके से ये शराब के ठेके गली मोहल्ले और नुक्कड़ों में खोल रहे हैं। ममता जी, मैं आपसे एक और सवाल लूंगी, क्योंकि एक बार मैं डिप्टी सीएम का जरा ट्वीट दिखा दूं, ट्वीट की बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता दूं, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3500 करोड़ की चोरी रोक दी है। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफिया की जेब में जाता था। ये किसने कहा है? ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। ममता काले इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। ममता जी, सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग बौखला चुके हैं। आप लोग ये चोरी जो रोक दी गई है उसकी बौखलाहट है आप लोगों में, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। देखिए, मनीष सिसोदिया जी तो जुम्मा बड़ी मुश्किल से अपनी सीट पिछले चुनाव में निकाल पाए हैं। ऑलमोस्ट वो हार ही गए थे भाजपा के ही एक कैंडिडेट से। तो मनीष सिसोदिया जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों का भविष्य चुराया है, जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों के साथ गलत किया है, शिक्षा के नाम पर एक बच्चे को लेकर के हर टीवी चैनल पर ऐड लेकर के मनीष सिसोदिया जी जाते हैं सरकारी पैसे से और बोलते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। वो बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर उन्होंने ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शराब की जो नीति है वो चलिए लेकर ममता जी, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी। इस बीच हम दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के जरिए दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ है प्रदर्शन की वजह से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी नीति आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई है और इसी नीति का विरोध हो रहा है। ये एक एक करके टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि परेशानी बहुत बड़ी है इस लिहाज से, क्योंकि हर मोहल्ले में अगर शराब के ठेके खुल जाए तो वाकई आम लोगों को परेशानी होने वाली है। लेकिन क्या तब्दीलियां अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति में लाते हैं? यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक बदलाव इस नीति में नहीं होगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन यहां पर लगवानी ही होगी। ये अब तक 18 साल से उम्र के लोग तो कह ही रहे थे, लेकिन अब 15 से 18 साल के बच्चे भी कह रहे हैं। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय में मौजूद हूं, जहां पर वैक्सीनेशन का काम बेहद सुचारू रूप से चल रहा है। पूरी तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। और मैं हूं आपके साथ रवि ठाकुर। इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हैं और हम हैं इस वक्त ऋषि पब्लिक स्कूल में। आप देख सकते हैं 15 से 18 साल के बच्चों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग चुकी हैं। सभी बच्चे वैक्सीन के लिए यहाँ पर तैयार हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कुछ बच्चों ने पहले से ऑलरेडी करा लिया है, कुछ बच्चे स्कूल में आके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हर एक तस्वीर, आज ये जो वैक्सीनेशन कैंपेन पूरे देश में चल रहा है, इसकी हम आपको दिखाएंगे। और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और मैं मौजूद हूं सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय सेक्टर 30 नोएडा से। यहां की भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वही कोविड सेंटर है जहां पर धीरे धीरे अब बच्चे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। अभिभावक उनको लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको यहां पर वैक्सीनेट किया जाना है और उसी की तमाम तैयारियां हम यहां से आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारी लगातार ये रिपोर्ट जारी रहेगी। तो महाकवरेज के जरिए हर एक तस्वीर लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाती हूं, क्योंकि कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय में पूरी तैयारियों के साथ किस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कुछ फैक्ट इसी के साथ मैं बताना चाहती हूं। देखिए, ओमिक्रॉन का जिक्र करें तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है, 23 राज्यों तक फैल चुका है। कोरोना का जिक्र करें तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच 1 जनवरी से जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हुआ है, अब लगातार बच्चों की वैक्सीन यहाँ पर की जा रही है। 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। माता पिता ने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब 1 से 1.5 महीने बाद बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसका भी एक भारी बोझ जो है बच्चों के ऊपर होगा। उसके लिए भी बच्चों को तैयारी करनी है। ऐसे में पेरेंट्स को यह चिंता जरूर थी कि आखिर हमारे बच्चे जब बाहर निकलेंगे, चाहे वो एग्जाम देने होंगे, पढ़ाई के लिए निकलेंगे, ट्यूशन के लिए निकलेंगे, तो किस तरह से ये पूरी तस्वीर होगी। सबसे बड़ा हथियार माता पिता के लिए, अब उनके बच्चों के लिए देखिए किस तरह से आ चुका है। यहां पर पूरी तरह से काम जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी यहां पर ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो यहां पहुंचने वाले बच्चों को ना हो पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे। जानकारी आप तक दे दें कि यूपी का अगर जिक्र करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी वैक्सीनेशन सेंटर वहां पर गए हैं। पूरी तैयारियों के साथ यूपी में वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों की तादाद का जिक्र करें तो केंद्र सरकार के जो आधिकारिक अनुमानित आंकड़े कहते हैं 15 से 18 साल के बच्चों की जो तादाद है वो करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि बड़ा टारगेट है बच्चों को वैक्सीन की ये डोज लगवाना और गांव-गांव तक पहुंचना, शहर-शहर तक यहां पर पहुंचना। सबसे अच्छी बात देखिए यही है कि जागरूकता यहां पर बच्चों के अंदर है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि बच्चों तक वैक्सीन का पहुंचना कितना जरूरी है, क्योंकि माता पिता तो यहां पर काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं। इसी तरह से वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी सुरक्षित हो। ऐसे में वैक्सीन की कोवैक्सीन का यहां पर आना, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो बेहद तेजी के साथ चल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, आप वैक्सीन सेंटर में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए पहुंचे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हर राज्य ने क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वैक्सीनेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। 15 से 18 साल के बच्चे, खासतौर पर आज वही दिन है 3 जनवरी का दिन जब ये बच्चे वैक्सीनेट हो रहे हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों ने की है, तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस वक्त। अगर पहली तस्वीर का जिक्र किया जाए तो पहली असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है आंध्र प्रदेश की। वहां बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत अब हो चुकी है, जबकि तीसरी तस्वीर गुजरात के गांधीनगर की है। वहां भी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण शुरू हो चुका है और चंडीगढ़ में भी वैक्सीनेशन के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं और बच्चों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। यानी कि तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे रफ्तार मिलती जा रही है पूरे टीकाकरण अभियान। किस तरीके से 16 जनवरी 2021 से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, महाअभियान, और अब ये पहुंचते पहुंचते हर स्तर से अब 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरुआत उसकी हो चुकी है। यानी धीरे धीरे किस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है और इसमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। इसका अलग अलग जोन्स में हम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और हमारी योजना है कि धीरे धीरे करके एक एक स्कूल के अंदर हम इन कैंप्स को लगाएंगे। सर, अभी जैसे ओमिक्रॉन की केसेस भी बढ़ रहे हैं, 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जाना, तो उससे पहले क्या ये आप लेकर चल रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन दे दें सभी बच्चों? ओमिक्रॉन
हो या कोई और वायरस हो, वैक्सीन तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। और अभी तो वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से उसकी संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके एवज में पिछले वायरस के मुकाबले हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ के मामले नहीं हैं। तो इसमें एक बड़ा हाथ इस जो सफलता है वो वैक्सीन की है। सर, एक दूसरा मुद्दा है, दिल्ली में आज पूरी दिल्ली एक तरह से जाम है। बीजेपी ने चक्का जाम किया है आबकारी नीति के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं। तो अब कब आपको बता दें कि जब से कोरोना के खिलाफ देश ये लड़ाई लड़ रहा है, वैक्सीन जब आई थी तो ये सबको मालूम हो गया था कि सुरक्षा कवच अब इस लड़ाई के खिलाफ हमें मिल गया है। लेकिन वैक्सीन लगी सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को। सवाल ये था कि जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको वैक्सीन कब लगेगी। तो आज ये इंतजार खत्म हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम में, ये आप देख सकते हैं ऋषि पब्लिक स्कूल है। तमाम बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचे हुए हैं, कुछ अपने माता पिता के साथ पहुंचे हुए हैं। साथ में आपको देश के अलग अलग राज्यों की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम की बात करें तो असम के डिब्रूगढ़ में, वहां पर भी वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम, यानी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना जो है शुरू हो गया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की हर एक तस्वीर हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। असम की बात करें, भोपाल की बात करें, मुंबई की बात करें, बच्चे काफी उत्साहित हैं और माता पिता खुद पहुंचे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए। एक तस्वीर में भी आपको यहाँ की दिखा दूं, हरियाणा के गुरुग्राम की। ये देखिए ऋषि पब्लिक स्कूल है। किस तरह से यहाँ पर बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ताकि बच्चे लेट्स फाइट द वायरस, कम एंड गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड। तारीख लिखी गई है आज की और तमाम बच्चे, इनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। बच्चे वैक्सीनेशन को लेकर कितने उत्साहित हैं आप बताइए। आज आपको वैक्सीन लगने वाली है, कोई डर, कोई भय, कितने उत्साहित हैं? एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कि थोड़ा इम्यूनिटी लॉस हो जाएगा, फिर फॉर अ वीक आपको लॉक होना पड़ेगा घर पे। कोई इम्यूनिटी वैसे लॉस नहीं होता, इससे इम्यूनिटी जो है बूस्ट होती है। पहले आपकी थोड़ी इम्यूनिटी पहले डाउन होगी ताकि वो आप फाइट करने के लिए पहले बनता है। तो पहले आपको थोड़ा फॉर अ वीक आपको घर पे लॉक रहना पड़ेगा। ठीक है, आइए कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं? आप अंदर आपको वैक्सीन लगने वाली है। आज से 15 से 18 के लोगों को वैक्सीन लग रही है। लोग बागों के बीच में, बच्चों के बीच में उत्सुकता है। हो सकता है। चलिए लड़कियों से बात करते हैं। तो आप पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं आप? हाँ जी, पूरी तैयारी के। ये हाथ में क्या है आपके? आधार कार्ड और जो इन्होंने प्रूफ मांगे थे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है, क्योंकि बच्चे हैं 15 से 18 साल के बच्चों का जो ये वैक्सीनेशन है उसका अभियान बेहद तेजी के साथ यहाँ पर शुरू हुआ है। और युगल मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से छोड़ो अफवाहें, लगवाओ वैक्सीन, इस लाइन के साथ इस स्कूल ने यहाँ पर पूरी शुरुआत की है। क्योंकि ये बच्चे हैं, जानते हैं कि अफवाहों का बाजार किस तरह से गर्म रहता है और इस पर यकीन नहीं करना है। और आज के बच्चों ने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई भी है। कुछ बच्चों से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम शुरू से इन अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे। हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और ये समझते हैं कि अफवाहों पर यकीन नहीं करना यही सबसे बड़ा हथियार है। और यकीन मानिए, ये जानकर, ये सोचकर कि इनकी सोच इस नींद से जुड़ी हुई है कि अफवाहों में कुछ नहीं रखा है बल्कि आगे बढ़ना है। चलिए आपको फैक्ट्स यहां पर बताते हैं, क्योंकि राज्यवार तरीके से ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किस तरह से कितने लाख बच्चे जो हैं वो बाकी राज्यों में हैं। दिल्ली का जिक्र करें तो 10 लाख बच्चे। युगल, इन तस्वीरों के साथ हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं वो ये समझें कि आखिर किस तरह से देश भर में वैक्सीनेशन में बिहार में करीब 83 लाख बच्चे हैं। वहीं महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 60 लाख बच्चे हैं। बाहर की तरफ चलते हैं युगल, क्योंकि मध्य प्रदेश में 48 लाख, राजस्थान में 46 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। सभी तैयारियां यहां पर की गई है। गुजरात का जिक्र करें तो 35 लाख, झारखंड में 23 लाख, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो 16 लाख से ज्यादा बच्चे, पंजाब में 14 लाख, दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है, ये टारगेट है। देखिए 10 करोड़ 15 से 18 साल तक के बच्चों की संख्या है। बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जाहिर सी बात है ये बच्चे हैं, देश का भविष्य है और यही एक ऐसी मजबूत नींव है जो कि आगे चलकर कोरोना महामारी को हटाने में अपना
अपनी एक महत्वपूर्ण नींव है और दूसरा देश का भविष्य भी बोला जाता है इन बच्चों को। लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है। आज वो दिन है 3 जनवरी जब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। पूरे देश भर की अगर बात करें तो 10 करोड़ बच्चे पूरे देश में है जिनका वैक्सीनेशन होना है। ऐसे में हर राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, लेकिन 2007 से पहले जो बच्चे पैदा हुए उन्हीं का ही वैक्सीनेशन होना है। यानी कि 15 से 18 साल के बीच में 15, 16, 17 या 18 उनकी उम्र होनी चाहिए, तभी उनको वैक्सीनेशन की पहली डोज मिलेगी। रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं। अगर कल की बात करें अब तक 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। धीरे धीरे अभी भी ये रफ्तार लगातार आगे बढ़ रही है और कई बच्चे ऐसे हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये बाल चिकित्सालय है सेक्टर 30 नोएडा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र इसको बनाया गया है और अंदर अगर भीतर की तस्वीर आपको दिखाएं, ये ओपीडी सेक्शन है। मैं अंदर आपको ले जाना चाहूंगी और यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाऊंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर अभिभावक बैठे हुए हैं, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। 15 से 18 साल के बच्चे हैं जो यहाँ पर तैयार हैं, बिल्कुल वैक्सीनेशन की डोज लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और क्योंकि अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रोत्साहन भी उनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। और कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर से वैक्सीनेट होकर अब अपने घर भी लौट चुके हैं, लेकिन मास्क सबके चेहरे पर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर उस पर निगरानी भी रखी जा रही है। डॉक्टर्स की टीम लगातार बच्चों को गाइड भी कर रही है कि आखिर वैक्सीनेशन के बाद करना क्या कुछ है। साथ साथ अभिभावकों को भी गाइड किया जा रहा है। तो यहाँ की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हर राज्य इसी तरीके की व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को शुक्रिया करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 16 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे आज वो दिन आ गया है कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेट कर लिए गए हैं। अगर पीछे की तस्वीर में दिखाऊं तो जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किस तरीके से पालन किया जाए। पोस्टर्स, बैनर्स लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना जंग अभी भी जारी है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है। ये तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि जो दिल्ली से हमारे पास आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे पास आ रही है 4100 मामले दिल्ली में सामने आए हैं कोरोना के। सोचिए कोरोना विस्फोट किस तरह से एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना अपडेट के जरिए कोरोना ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। 4100 नए केस यहां पर कोरोना के सामने आए हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन आज से लगनी शुरू हो गई है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले में ये दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, तेजी से यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के जो मामले हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, उनमें भी इजाफा देखने को मिला है। 4100 नए केस कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। ये महज पिछले 24 घंटों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनमें से पहले दिल्ली का अगर एक दिन पहले का ही जिक्र करें तो 3194 मामले यहां पर सामने आए थे। यानी कि महज एक हफ्ते में 496 जो मामले हैं वो यहां पर बढ़े हैं। आपको समझना होगा इन आंकड़ों के जरिए कि सावधानी, सतर्कता अब और ज्यादा कितनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कोरोना के मामले सामने आ गए थे कहीं ना कहीं यहां पर एक जो लापरवाही है वो भी दिखाई दे रही थी। लेकिन हाँ, अब सतर्कता एक बार फिर से बेहद जरूरी हो जाती है। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, कोरोना विस्फोट इसे कहा जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में 4100 मामले सामने आए हैं कोरोना के। देखिए बिल्कुल 3194 मामले कल आए थे, माफ कीजिएगा 3194 और 4100 के करीब मामले आज आए हैं। करीब 900 से ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी हुई है। ये साफ ये दिखाता है कि दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की थी और ये कहा था कि राहत की बात अभी तक ये है कि ज्यादातर केसेज में घर पर रहकर ही इलाज चल रहा है, होम आइसोलेशन में मरीज ठीक हो रहे हैं और अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनका ये भी कहना था कि अभी तक ऑक्सीजन के केवल 1% से भी कम बेड दिल्ली में भरे हैं। 99% बेड खाली है। 37,000 के करीब बेड का इंतजाम किया गया है। लेकिन फिर भी जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता जरूर करती है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं पिछले 3 दिनों में करीब 3 गुना बढ़े थे और उसके बाद आज एक दिन में करीब 900 केसेस बढ़े हैं। तो ये चीज ये दिखाती है कि कोरोना के मामले लगातार काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी वेव के दौरान जिस तरह की स्थिति बनी थी वो सभी को ध्यान भी रखनी चाहिए। और इस समय सरकार का ये कहना है कि एक राहत केवल ये है कि जो सिम्टम नजर आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम है, जिसमें ज्यादातर मरीजों को होम आइसोलेशन की ही जरूरत पड़ रही है।
बिल्कुल विक्रांत, देखिए माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह से इसे हल्के में ना लिया जाए, गंभीरता से समझा जाए अपनी उन जिम्मेदारियों को जिसे निभाकर हम कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कोसों दूर रह सकते हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सब कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। देश में किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ आप तक जरूर पहुंचा दे कि वैक्सीनेशन का काम जो है कौटिल्य सर्वोदय विद्यालय में बखूबी चल रहा है, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहा है। किसी भी तरह से भीड़ ना लगे उसके लिए अलग अलग जो रूम है यहाँ पर, स्कूल के जो रूम है वो यहाँ पर तय किए गए हैं। लेकिन इस बीच देश में कोरोना की जो मामले हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। 33,750 मामले देखिए देश भर से कोरोना के सामने आ चुके हैं। ये कोरोना फैक्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के आपको बता दें कि 639 यानी कि 3639 मामले जो है वो ऐसे भी रहे जो ठीक हो गए, वापस अपने घर वापसी यहाँ पर कर चुके हैं। 5 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एक तरफ कोरोना विस्फोट की तो तस्वीर सामने आ ही रही है, मामले बढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम जो है देखिए किस उत्साह के साथ, किस जोश के साथ यहाँ पर चल रहा है। परिवार को इंतजार था, कई परिवारों से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ हमें इंतजार था कि आखिरकार जो बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर लगे। तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में भी ये पूरे मामले यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं उनके जरिए आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे मकसद यही है कि जो बड़ा टारगेट यहाँ पर बच्चों का सेट किया गया है, जो लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है, उन बच्चों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। उसके लिए ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। स्कूल आई कार्ड भी यहाँ पर चलेगा। जिन बच्चों के पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जो उस दायरे में नहीं आते हैं, जाहिर सी बात है, तो ऐसे में 10वीं का जो आपके पास आई कार्ड होगा, 12वीं का जो आपके पास आई कार्ड होगा, उसके जरिए भी आप वैक्सीन बुक करवाई जा सकती है। कोवैक्सीन यहाँ पर बुक करवाई जा सकती है। बहुत ही सरल प्रक्रिया यहाँ पर है, यानी कि कोविन ऐप के जरिए हर बच्चा अपना वैक्सीन जो है वो खुद बुक करवा सकता है। अगर उनके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो माता पिता के मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपने अभियान बायजूज यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में असंभव सा लगता है। आज हम आपको दिल्ली की एक और प्रतिभाशाली बच्ची पलक शर्मा से मिलवाते हैं। जीनियस यंग जीनियस 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही 14 साल की पलक शर्मा पानी में गोता लगाती हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। देश विदेश में डाइविंग के मशहूर मुकाबलों में पलक ने अभी तक 12 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। 2019 में एशियन स्विमिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित एशियन एज ग्रुप डाइविंग चैंपियनशिप में पलक ने गोल्ड मेडल जीता। जब मैंने इंटरनेशनल में गोल्ड जीता था और अपने देश के लिए राष्ट्रगान बजा था, अपना जो देश का झंडा है वो बीच में लहराया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत गर्व महसूस करा था। 8 साल की उम्र से पानी में पसीना बहा रही पलक को डाइविंग की प्रेरणा अपनी तैराक बहन और चाचा से मिली। 8 साल की थी तब मेरी एक कज़न सिस्टर धनिशा शर्मा वो स्विमिंग करती थी, तो मुझे शौक था स्विमिंग का। मैं शुरू से स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी जलपरी जैसे तैरूं, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जो बड़े पापा हैं उन्होंने मुझे बताया कि डाइविंग भी अच्छा गेम है, आप डाइविंग में भी जा सकते हो। पलक का सपना ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है। इसके लिए पलक कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं इसको ओलंपिक में देखना चाहती हूँ कि ये अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। पलक जीत का अपना सफर जारी रखेंगी। इसी तरह लगन से वो मेहनत करती रही तो ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी का उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा।